एक खनन कॉलोनी जेल में दर्जनों कैदियों को हर दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उनके मुंह पर एक विशेष उपकरण लगाया जाता है जो उन्हें बोलने नहीं देता। जब एक मशीन, जिसे क्रशर पिट कहा जाता है, खराब हो जाती है तो एक गार्ड कैदी काई को इसे ठीक करने के लिए बुलाता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में काई मशीन को फिर से चालू कर देता है। अचानक गार्ड एक नए कैदी को लाते हैं और हर कोई हतप्रभ रह जाता है जब वह देखते हैं कि हैच, वह जनरल जिसने जनरल लैंग के खिलाफ एक गृह युद्ध हार दिया था। जब उसका जनरल आता है तो एक पूर्व विद्रोही खड़ा हो जाता है और गार्ड तुरंत उसे घूंसा मार देता है। कैदी सिर से वार करता है और एक अन्य कैदी इस मौके का फायदा उठाते हुए एक गार्ड को मुक्का मारता है, उसे जमीन पर गिराकर उसकी जंजीरों से पीटने लगता है। दंगा भांपकर एक दूसरा गार्ड क्रशिंग पिट को सक्रिय कर देता है, इसे उल्टा चलाता है ताकि कैदी के पैर के चारों ओर की जंजीरें उसे उसकी ओर खींच लें। वह आदमी जल्द ही गिर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। उसी समय हैच किसी छुपे हुए व्यक्ति को इशारा करता है और एक गार्ड अचानक दूर से गोली मार दिया जाता है। फिर वह कैदियों के साथ मिलकर उनके कैदियों को पीटना शुरू करता है। एक गार्ड मशीन का फिर से उपयोग करता है और अन्य जंजीरों को सक्रिय करता है, जिससे अधिक कैदी गड्ढे में गिरकर मर जाते हैं। जैसे ही गार्ड का ध्यान बढ़ता है, काई मशीन की ओर दौड़ता है और नरसंहार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसे भी खींचना शुरू कर देती है। वह जमीन से गिरे हुए हथियार को उठाकर चेन पर गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में एक पैर खोना पड़ता है। जब चेन उसके अंग को खींचकर ले जा रही होती है, काई मशीन की तरफ वापस कूदता है और अंततः इसे रोक देता है। एक आखिरी गार्ड खड़ा होने की कोशिश करता है और हैच बंदूक का इशारा करता है ताकि छुपा स्नाइपर उसे जल्दी से मार दे। फिर काई बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद काई हिंच के जहाज में जागता है और पाता है कि उसे एक यांत्रिक कृत्रिम अंग दिया गया है। हेंच एक उपकरण का उपयोग करके काई के मुंह से जेल की चीज को हटाता है और बताता है कि वह अपनी सेना को पुनर्गठित करने और पलटवार करने के लिए अन्य विद्रोहियों को बचा रहा है। वह काई के पिता को जानता है, जो भी विद्रोह के लिए लड़ते थे। दुर्भाग्यवश काई के पिता को जनरल लैंग ने पकड़ लिया है और उन्हें कुछ महीनों में लैंग की जीत की वर्षगांठ पर, जिसे मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है, फांसी दी जाएगी। हैच जानता है कि काई एक विशेषज्ञ पायलट है, इसलिए वह एक सौदा प्रस्तावित करता है कि काई को गोपनीय डेटा प्राप्त करने के लिए दुश्मन के एक महत्वपूर्ण जहाज को हाईजैक करना होगा। अगर वह सफल होता है तो हैच उसे उठाएगा और उस जानकारी का उपयोग उसके पिता को बचाने के लिए करेगा, इसलिए काई सहमत हो जाता है। बाद में काई को निलंबित एनिमेशन में रख दिया जाता है और दुश्मन के जहाज, जिसे एरोहेड कहा जाता है, में तस्करी कर दी जाती है। यात्रा के बीच में योजना के अनुसार काई जल्दी जाग जाता है और जहाज के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक कंप्यूटर ढूंढता है। रेडियो पर हैच समझाते हैं कि काई को बस डिवाइस प्लग इन करना है और गॉन्टलेट बाकी का काम करेगा। जब काई जानकारी डाउनलोड कर रहा होता है, स्क्रीन पर एक संदेश पॉपअप होता है जो उसे सूचित करता है कि अगर वह जारी रखेगा तो सिस्टम असुरक्षित होगा। काई हैच से कहता है, जो उसे आश्वस्त करता है कि यह केवल अस्थायी है और सब ठीक होगा। एक लाल लाइट जल जाती है, लेकिन काई डाउनलोड करना जारी रखता है जब तक एक कंप्यूटर घोषणा नहीं करता कि सिस्टम्स ऑफलाइन है और बाहर अस्थिर विद्युत चुंबकीय सक्रियता है। डाउनलोड पूरा होने के बाद हैच पुष्टि करता है कि बाहर एक विद्युत चुंबकीय तूफान है जो चीजों को अस्थिर बना रहा है, इसलिए वह काई से फाइलें भेजने के लिए कहता है। काई ट्रांसफर शुरू करता है, लेकिन अचानक जहाज हिल जाता है और वर्तमान भेद्यता के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। हस्तक्षेप के कारण स्थानांतरण विफल हो जाता है और काई का हैच से संपर्क टूट जाता है, जबकि जहाज सोते हुए दल के साथ सभी बचाव पोर्ट्स को बाहर निकाल देता है। काई शटल की ओर भागता है जहाज से ठीक पहले बाहर निकाला जाए, और जब यह निकटतम ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो बेहोश हो जाता है। जब काई जागता है, वह हैच से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह जल्दी से शटल से बाहर निकलता है और देखता है कि पोर्ट्स पूरे ग्रह पर गिर रहे हैं, लेकिन अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वह वापस अंदर चला जाता है। जहाज की एआई, जिसे रीफ कहा जाता है, काई को चेतावनी देती है कि वातावरण विषाक्त है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से लकवा या मृत्यु हो सकती है। काई खिड़की से देखता है और धीरे धीरे गिरते हुए एरोहेड को देखता है और रीफ से स्थिति रिपोर्ट मांगता है। हालांकि रीफ को आगे बढ़ने के लिए एक कर्मचारी लॉगिन की आवश्यकता होती है। रीफ कहता है कि काई को ऑक्सीजन का नया स्रोत खोजना होगा क्योंकि शटल पर केवल 12% बचा है। अचानक एक क्रू मेंबर, जिसका नाम ओलियंडर है, अपने पोर्ट से एक संदेश भेजता है जिसमें किसी जीवित व्यक्ति से क्रैश साइट पर मिलने के लिए कहा जाता है। काई एक ऑक्सीजन मास्क लेता है और क्षेत्र की जांच के लिए बाहर जाता है। उसे क्रैश पॉड्स के कुछ हिस्से और ओलियंडर का शरीर जमीन पर खून से लथपथ मिलता है। वहां एक साबुत कैप्सूल भी है जिसमें अंदर कोई हिल रहा है, इसलिए काई उसे खोलता है और टैरन को पाता है। वह अपनी ऑक्सीजन मास्क साझा करता है और उसे शटल पर वापस ले जाता है, जबकि ओलियंडर के शरीर को एक रहस्यमय शक्ति खींच लेती है। शटल पर टैरन सिस्टम में लॉग इन करती है और काई पर संदेह जाहिर करती है। रीफ स्कैन करता है, लेकिन एरोहेड के मलबे को नहीं ढूंढ पाता। हालांकि टैरन जानती है कि एस्केप पॉड्स निकल जाएंगे, इसलिए उन्हें फंसने से पहले उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। हैच को संदेश भेजने में फिर से असफल होने के बाद काई उसके पीछे जाता है। जब यह जोड़ी इधर उधर घूम रही है तो टैरीन बताती है कि वे वास्तव में एक चंद्रमा पर हैं और आकाश में जो बड़ा गोला वे देख रहे हैं वह ग्रह है। अंततः वे जमीन पर एक अनुसंधान जांच पाते हैं और टैरीन प्रभावित होती है कि वातावरण ने धातु को कितना जंग लगा दिया है। कुछ क्षण बाद वे एक चमकते हुए स्तंभ के पास दुर्घटनाग्रस्त एरोहेड पाते हैं, जिसे देखने पर काई को यकीन होता है कि वह पहले नहीं था। यह जोड़ी चर्चा करती है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि काई इंगित करता है कि उसे पॉड्स में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पेरिन को एहसास होता है कि वह हैच के लिए काम करता है और उल्लेख करता है कि जनरल एक निर्दयी व्यक्ति था जो युद्ध से पहले उपनिवेशों पर हमला करता था, हजारों लोगों की हत्या करता था। हालांकि काई कहता है कि यह सब प्रचार है और शटल पर वापस जाने का फैसला करता है। काई पायलट की सीट संभाल लेता है और रीफ से उड़ान प्रणाली को सक्रिय करने के लिए कहता है।
लेकिन रीफ मना कर देता है क्योंकि काय अधिकृत नहीं है। इसके बजाय काय हैच के बारे में कोई अपडेट मांगता है और रीफ एक स्वीकारोक्ति टेप चलाता है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि हैच युद्ध हारने के बाद अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर रहा है, लेकिन काय देखता है कि हैच एक अजीब इशारा करता है और सोचता है कि क्या यह सच है। वह रीफ से अधिक जानकारी मांगता है, लेकिन यह गोपनीय है। उसी समय ओलेंडर एक नया संदेश भेजता है कि निकासी 30 मिनट में शुरू होगी। इसके बाद काय टेरन के पास लौटता है और खतरों की परवाह किए बिना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। टेरन यह इंगित करता है कि उसके कपड़े उसकी पहचान खोल देंगे, इसलिए वह अपनी वर्दी के मुख्य हिस्सों को उतारने लगता है जबकि कुछ छाया से देख रहा है। फिर दोनों लोग एरोहेड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक भूकंप आ जाता है। टेरन मुड़कर देखता है और यह देखकर स्तब्ध हो जाता है कि कोई चीज काय को गुफा में खींच रही है। वह उसके हाथ पकड़ती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी मजबूत नहीं है और काय ले लिया जाता है। डरी हुई टेरन एरोहेड की ओर दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पॉड्स उसके बिना ही निकल चुके होते हैं और कुछ न जानने के कारण टेरन आराम करने के लिए शटल में लौटती है। 4 दिन बाद वह इलाके की जांच करती है और जमीन पर काय का गॉन्टलेट और कुल्हाड़ी पाती है। वहां से ज्यादा दूर नहीं, वह चमकते ओबेलिस्क और जमीन पर पड़े काय को गू से ढंका हुआ पाती है। दुख की बात है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया है। वह उसे वापस शटल में ले जाती है और कुछ परीक्षण करती है, केवल यह जानने के लिए कि अब वह एक अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध में है जिसने उसे ठीक किया और उसे विषैले वातावरण से प्रतिरक्षा बना दिया। रीफ लगातार जानकारी देने की कोशिश करता रहता है और एक नाराज टेरन उसे चुप करवा देता है, याद दिलाते हुए कि उसे केवल तभी बोलना चाहिए जब पूछा जाए। जब काय अंततः जागता है, वह बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना कि वह सो रहा था। उसे लगता है कि वह काफी भारी हो गया है, फिर भी ठीक है। टेरन बताती है कि वह शटल उड़ाने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह एक जीव विज्ञानी है, केवल कुछ कर्मचारियों को उस सिस्टम तक पहुंचती। दोनों ने ओबेलिस्क की जांच करने का निर्णय लिया और काय अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारता है, जिससे पता चलता है कि यह वास्तव में एक नरम कोकून है। अंदर उन्हें ओलिन मिलता है, शरीर भी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। वे उसे शटल में वापस ले जाते हैं और जब टेरन उसे नंगे हाथ से छूती है तो वह लगातार कांपता रहता है। काय कुछ तार बाहर निकालता है ताकि स्कैनर को बाहर लाया जा सके और वे ओलेंडर की आंखें स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें अंततः उड़ान प्रणाली का एक्सेस मिल जाता है। काय तुरंत इंजन तैयार करने लगता है और रीफ से लाइब्रेशन डे के बारे में पूछता है, यह जानकर कि उसके पिता को फांसी देने से पहले उसके पास अब भी 76 दिन बचे हैं। तारिन ये सुनकर चौंक जाती है कि वह ओलिएंडर को साथ नहीं लाएगा और उसे एहसास होता है कि वह काय को जानती है। पता चलता है कि वह उसके पिता के लिए काम करता था जब वह बच्ची थी। वह इशारा करती है कि जिस व्यक्ति को वह तब जानती थी वह कभी भी किसी को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ता। बाहर ओलिएंडर अंततः जागता है और उल्टी करता है। काय और तारिन उसे देखने बाहर आते हैं और ओलिएंडर चिल्लाने लगता है कि हच उन्हें सभी को मारने वाला है। फिर वह जमीन से एक बंदूक उठाता है और उसी समय काय उसे घूंसा मारने के लिए कूदता है। ओलिएंडर को बेहोश करने के बाद काय घूमता है और देखता है कि टेरिन मर चुकी है। गुस्से में वह ओलिएंडर को पीटना शुरू कर देता है। अचानक वह जम जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे भी गोली लगी है। उसका शरीर मरोड़ने लगता है और वह जमीन पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद काय ओबेलिस्क के पास जागता है, पूरी तरह से ठीक हुआ दिखता है। जब वह आकाश में रहस्यमयी रोशनी देखता है तो वह शटल क्षेत्र में वापस जाता है और टेरिन और ओलिएंडर के कंकाल देखकर चौंक जाता है। वह शटल में प्रवेश करता है और पाता है कि इंजन खराब हो रहा है, इसलिए वह रीफ से स्पष्टीकरण मांगता है। पता चलता है कि वह 34 दिनों से गायब था। इस दौरान इंजन चालू रह गया और अंततः जल गया। मुक्ति दिवस तक 42 दिन बचे हैं। रीफ यह भी बताता है कि जब तक काय गया था उसने क्षेत्र में ओलिएंडर की धड़कन का पता लगाया, जिसका अर्थ है कि वह भी काय की तरह जीवित हो रहा है। जिज्ञासावश वह गुफाओं की ओर जाता है और रेत पर पदचिह्न देखता है। जब वह हाथ बढ़ाता है उसका हाथ ओबेलिस्क की तरह चमकने लगता है, तो वह वापस जाने का फैसला करता है। अगली कुछ दिनों तक काय गिरे हुए पोर्ट्स की खोज करता है और उनके हिस्सों को इंजन ठीक करने के लिए लेता है। वह टेरन का आईडी बैज भी उठा लेता है। रीफ उसके काम करते समय उसके लिए कार्टून चलाता है। एक रात काय किसी अजीब आवाज से जाग जाता है। अचानक उसे असहनीय दर्द महसूस होने लगता है और रीफ एक चिंताजनक दिल की धड़कन का पता लगाता है। काय बिस्तर से उठता है लेकिन पीड़ा में गिर पड़ता है, जिससे उसने जो मरम्मत की थी वह टूट जाती है। रीफ इंगित करता है कि वह शायद और बुरा करेगा और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। फिर काय गुफा की ओर भागता है और उसी अजीब आवाज को सुनता है, इसके पहले कि एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। वह बाहर भागता है और दर्द से अपने घुटनों पर गिर जाता है, जबकि अजीब अंग उसकी पीठ से निकलते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद काय फिर से गूं से ढका हुआ उठता है और शटल में लौट जाता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि डर और दर्द से रूपांतरण होता है और वह अपने अंदर के प्राणी से छुटकारा पाना चाहता है। हताश होकर वह इंजन पर मुक्के मारना शुरू करता है और मुक्ति दिवस का उल्लेख करता है। अपने पिता को बचाने के लिए बेकरार है। दुर्भाग्यवश रीफ उसे सूचित करता है कि वह लंबे समय तक सोया रहा और मुक्ति दिवस 2 दिन पहले हो चुका है। रोता हुआ काय बाहर जाता है और जमीन पर गिर जाता है, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए कि उसे हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहना है। 3 साल बाद काय अब भी चांद पर रह रहा है। उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित कर लिया है और अब जब भी वह गलती से खुद को चोट पहुंचाता है तो वह रूपांतरण को होने से पहले ही रोक सकता है। आकाश में वह अब भी रहस्यमय रोशनी को उड़ते हुए देख सकता है। एक रात वह हेलमेट के अंदर को चमकता हुआ देखता है और उत्साहित हो जाता है। वह इसे बाहर लाता है और एक जुगनू को मुक्त करता है, जो अपने जैसे अन्य जुगनुओं के साथ मिलकर एक शानदार रोशनी का शो बनाता है।
जब वह शटल के पास लौटता है तो उसे बाहर पद चिन्ह मिलते हैं और वह पाता है कि टेरन का बैज गायब है। जब वह इस स्थिति की बात रीफ से करता है तो यह एक सिद्धांत साझा करता है। वह सोचता है कि ओलिएंडर का वही सहजीवी संबंध है जैसा कि काई का है, मतलब उसे पुनर्जीवित किया गया है लेकिन वह राक्षस रूप में फंसा हुआ है। रीफ का मानना है कि मृत्यु अब काय के जीवन चक्र का हिस्सा है। शरीर मर जाते हैं लेकिन उनकी चेतनाएं नए प्रतिकृत शरीरों में जीवित रहती हैं। जब रीफ काय से कहता है कि वह खुद को हटा दे ताकि वह ढांचे का अध्ययन कर उपचार खोज सके तो काई मना कर देता है, कहता है कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है और उसका नए शरीर में पुनर्जीवित होना निश्चित नहीं है। इसके बाद काई ओलिएंडर राक्षस की खोज करता है और अपने मृत शरीरों में से एक को देखकर चौंक जाता है। वह उसे शटल पर वापस लाता है और चारे के रूप में रख देता है। जब राक्षस पास आता है, काई बाहर आता है और अंत में उसे गोली मार देता है। दूर से गूंजती गर्जना को सुनते हुए वह राक्षस का एक टुकड़ा काटता है और रीफ के पास ले जाता है, जो इसे स्कैन करता है ताकि पुष्टि हो सके कि यह सचमुच ओलिएंडर का डीएनए है। ये तिथियों की तुलना भी करता है और बताता है कि हर बार जब ओलिएंडर या काई मरते हैं तो यह गर्जना सुनी जा सकती थी, जिसका मतलब है कि वहां कुछ उनकी मौत पर प्रतिक्रिया करता है। ये एक माँ के अपने बच्चे के लिए विलाप करने जैसा लगता था और शायद इसने पुनर्जीवन प्रक्रिया को सक्रिय किया। काई ज्यादा नहीं समझता क्योंकि वह एक जीव विज्ञानी नहीं है और वह शब्द सुनकर रीफ टेरन का जिक्र करता है। जब काई आई को जानकारी साझा करने की अनुमति देता है तो ये शूटिंग की रात की रिकॉर्डिंग चलाता है। ये पता चलता है कि टेरन बेहोश थी, मरी नहीं थी और वह काई की मौत के बाद भाग गई थी। कंकाल जो काई को बाद में मिला था वह उसका अपना था। काई नाराज हो जाता है क्योंकि रीफ ने कभी नहीं बताया कि टेरन 3 साल में जीवित था, इसलिए रीफ को उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह केवल जानकारी तब साझा कर सकते हैं जब उनसे पूछा जाए। अब काई का नया उद्देश्य है टेरन को खोजने का। वह शटल से हिस्से लेकर रीफ के लिए एक शरीर बनाता है ताकि यह खोज के दौरान उसके साथ रह सके। बहुत भटकने के बाद वे गुफाओं तक पहुंचते हैं और रीफ सुरंगों को स्कैन करने की कोशिश करता है। हालांकि एक मजबूत विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप है जो इसकी प्रणाली को गड़बड़ कर देता है। वे उस अजीब संकेत का पीछा करने का निर्णय लेते हैं और काई कुछ अजीब गंध महसूस करने लगता है। चूंकि अंधेरा है, वह रीफ से कुछ चमकीला चीज मांगता है और एआई एक काफी तेज वीडियो चलाता है। काई को आवाज बंद करने के लिए दौड़ना पड़ता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्राणी छायाओं से निकलकर हमला करता है। जब काई हमले से बचता है, रीफ पर हमला हो जाता है और फिर राक्षस काई के पीछे आता है। ये तेजी से उसके हाथ को काटता है और काई इस मौके का उपयोग करता है उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारने के लिए, जिससे वह मर जाता है। उसी क्षण गुफा में वही गर्जना गूंजती है। काई पीछे एक चमक का पीछा करता है और अपने मूल शरीर को ओलिएंडर के पास पाता है। प्रारंभिक झटके के बाद वह ओलिएंडर के चेहरे को ढकता है और दया से उसे दम घोंट देता है। इससे उसका जानवर भी मर जाता है। अब काई को अपने शरीर के साथ भी यही करना चाहिए, लेकिन वह नहीं कर सकता। इसके बजाय वह अपनी कृत्रिम टांग लेकर वापस रेफ के साथ टेरन को खोजने निकलता है। अंततः वे उस स्थान को ढूंढते हैं जहां टेरन की आखिरी धड़कन सुनाई देती है और काई बता सकता है कि जमीन पर कुछ गिरा हुआ था, जिसका मतलब है कि उसने भागने में सफलता पाई। उसी क्षण रेफ की स्क्रीन फिर से खराब होने लगती है और काई समझ जाता है कि उसकी कृत्रिम टांग इसका कारण बन रही है। वह अंदर जांच करता है और एक पल्स ग्रेनेड पाता है, जिसका मतलब है कि हैच ने उसे दस्ताने के माध्यम से फाइलें भेजने के लिए कहा था, क्योंकि वह उसे उठाने का इरादा कभी नहीं रखता था। अचानक आसमान में रोशनी जमीन पर गिरने लगती है और काई उन्हें देखने के लिए दौड़ता है और पता चलता है कि यह बचाव कैप्सूल है, जो समझ में नहीं आता क्योंकि वे 3 साल पहले छोड़े गए थे और उसने उन्हें हर दिन आसमान में देखा था। यह रीफ को कुछ गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। यह चांद समय उल्लंघन के लिए एक प्रयोग के अंतर्गत है। यहाँ समय तेजी से बीतता है क्योंकि जनरल एक तरीके की तलाश में है जिससे हथियार और सैनिक जल्दी बनाए जा सके। चांद पर साल बीत जाते हैं जबकि बाहर केवल कुछ ही मिनट हुए होते हैं। उसी समय काई एक जहाज को आते देखता है, इसलिए वह रिसर्च प्रोब तैयार करता है। जहाज उतरता है और हैच एक गार्ड के साथ बाहर आता है। उसने काई के संदेश प्राप्त किए और आने में उसे केवल 20 मिनट लगे, लेकिन काई के लिए यह साल थे। काई समझता है कि यह हैच ही था जिसने एरोहेड और पॉड्स को गिराया, क्योंकि वह इसका उपयोग करना चाहता है अपने स्वयं के सेना के लिए चांद पर। वह उसे बताता है कि सारी जानकारी शर्ट में है, लेकिन हैच जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे बेहोश कर देता है। जब काई जागता है तो वह शटल में जंजीरों में बंधा होता है और पता चलता है कि उनके पास टेरान भी है। जब हैच उसे मारने की धमकी देता है तो काई उसे बताता है कि उसने सारी जानकारी अनुसंधान जांच के अंदर छिपा दी है। फिर हैच जांच को खोजने जाता है और जब उसे जो चाहिए होता है वह मिल जाता है तो वह काई की टांग में ग्रेनेड सक्रिय कर देता है। हालांकि काई ने यह अपेक्षा की थी और उसने ग्रेनेड जांच के अंदर रखा था, जो अब फट जाता है। उसी क्षण काई का शरीर चमकने लगता है और वह पूरी तरह से राक्षस रूप में बदल जाता है। रक्षक उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेरन उसे रोकने के लिए उसे धक्का देती है। जैसे ही काई टेरन के बहुत पास आ जाता है, रीफ बाहर दिखाई देता है और उसे आवाज देता है। प्राणी खून से लथपथ बाहर निकलता है और रीफ को नष्ट कर देता है। उसी समय टेरन बाहर आता है, यानी खून गार्ड का है। टेरन मीठे शब्दों में प्राणी से संपर्क करता है और बताता है कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है। जानवर पीछे हटता है और जल्द ही काई अपने मानव रूप में लौट आता है। वह टेरन के पास लौटता है और साथ में वे रीफ के लिए शोक करते हैं। अचानक एक भयंकर घायल हैच दिखाई देता है और काई पर गोली चलाकर उसे चाकू से मार देता है। काई अपनी राक्षसी ताकत का इस्तेमाल करके हैच को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और एक जीव के अंग को बाहर निकालकर उसे मार देता है। इसके बाद वह दोनों रीफ को फिर से सक्रिय कर देते हैं और हैच के जहाज में भाग जाते हैं। इस बीच हैच के शरीर के पास एक दहाड़ सुनाई देती है।